हेलो एवरीवन। एनडीए के 2022 पार्ट 2 के कुछ 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस करे हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। देन 11 क्वेश्चन से आज कंटिन्यू करेंगे। 11 क्वेश्चन है आपके पास, देखिए। लेट पी क्यू बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर सी इज़ ग्रेटर दैन 0। इफ़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू इक्वल टू 0 देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्टली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके की रूट्स हमें दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स दिए हैं पी एंड क्यू। तो हमें एक फॉर्मूला आता है सम ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स रहेगा वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज सी रहेगा। ठीक है, ये दो हमने गिवन रिजल्ट से निकाली दो इक्वेशन। देन एक इक्वेशन हमें और गिवन थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11 पी क्यू इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस 9 पी क्यू। ठीक है, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 पी क्यू। और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है सी, पुट कर देंगे। देन सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9c विच इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट सी। और आपके पास ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स ईच ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है एक पॉलीगन के अंदर आपका एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है जिसका डायमीटर हमें फाइंड करना है। ठीक है, और वो पॉलीगन एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 12 साइड्स हैं और हर एक साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, जब आप इस तरह से एक पॉलीगन को इंस्क्राइब करोगे, पॉलीगन के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब करोगे तो जो उसका सेंट्रल एंगल आएगा, एक जो आपके पास ट्राइंगल बनेगी उसके अंदर जो सेंट्रल एंगल आएगा वो आपके पास 30 डिग्री का रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास 30 है। अगर इसको बाइसेक्टर करेंगे तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक 15 डिग्री का, दूसरा भी 15 डिग्री का। अब देखिए यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 15 डिग्री दिया है। ये साइड हमने आर ले ली है और दूसरी साइड टोटल हमें 1 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ आपके पास 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक साइड हमें गिवन है, दूसरी हमें फाइंड करनी है। तो हम लगा सकते हैं tan ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यहाँ पे 15 डिग्री है विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर इज़ 1/2 एंड बेस इज़ आर। ठीक है, तो 2r की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले tan ऑफ 15 डिग्री कैन बी रिटन एज tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। tan ऑफ a माइनस b की आइडेंटिटी यहाँ 2r इज इक्वल टू d डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आप 45 माइनस 30 के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे तो यह आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू d इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। तो रैशनलाइज एंड सिंप्लीफिकेशन जब आप करोगे तो विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस अंडर√3। तो ये आपके पास ऑप्शन सी रहेगा 2 प्लस अंडर√3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है लेट ए एक सेट दिया है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का। ठीक है, एफ एक फंक्शन डिफाइन है a to n, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन द रेंज। सिमिलर क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखिए किस तरह से हमें बोला जो एफ फंक्शन है वो किस तरह से लिया गया है। डोमेन 7 अगर होगी, 7 के जो फैक्टर आते हैं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो रहेगा वो रेंज में रहेगा 7,7। अब 8 जैसे 8 के फैक्टर 2 2 रहेंगे और प्राइम फैक्टर इज़ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 2। सिमिलरली 9 के प्राइम फैक्टर 3 रहते हैं तो 3 हाईएस्ट भी 3 ही रहेगा। सिमिलरली आपके पास 10 के 2 और 5 रहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में पर हाईएस्ट इज़ 5। सिमिलरली आपका नेक्स्ट 11 का 11 ही रहेगा, देन 12 का 3, फिर आपके पास 13 का 13 ही रहेगा, 14 का 7 और 2 रहते हैं 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन पर हाईएस्ट आपके पास प्राइम नंबर इज़ 7, देन 15 का 5 और 16 का आपके पास 2 रहेगा। ठीक है, हमने पढ़ा है रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होती है, सेकंड एलिमेंट जो कि यहाँ पे दिया है 2 3 5 7 11 13। ये आपके पास जो प्राइम जो सेकंड टर्म्स हैं, सेकंड एलिमेंट है वो रेंज आ जाएगी। तो हमें पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रेंज में कितने एलिमेंट है, तो ये आपके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमें बोला गया है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल वैल्यू टू नेचुरल वैल्यू डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें पूछा है ये जो 3 स्टेटमेंट दिए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है।
ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोला है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, चेक करना है हमें ये ट्रू है या फॉल्स है। सिमिलरली ये बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग तीनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमें बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बोला है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज़ हमें जो रिलेशन दिया है वो बोला है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपके पास एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स की यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक वैल्यू एक्स की 0 रहेगी, सॉरी 2 वैल्यूज़ 0 रहेंगी और एक आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी, बट ये ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, इनमें से 1 ही नेचुरल वैल्यू है, 0 नहीं है। अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं करेगा, ये सिर्फ ओनली 1 नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई करेगा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाकी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है हमें एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स आल्सो बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। तो देखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स कि आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब के बराबर गिवन दिया है हमें, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 3/2, ठीक है। नाउ जो हम सॉल्व करेंगे वाई कॉमा एक्स बिलोंग करता है हमारे रिलेशन को या नहीं वो चेक करने के लिए, तो रिलेशन हमें दिया है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू का क्यूब। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू है आपके पास वाई रेज टू पावर 3/2 होल रेज टू पावर 3, आपकी एक्स की जगह आप वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू वाई रेज टू पावर 9/2, तो हमारा रिलेशन आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 9/2, जबकि ये वाई स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, देयरफॉर वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हमें चेक करना है क्या एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर और नॉट। तो हमें फर्स्टली बोला है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब के बराबर है। यहाँ से आप इक्वेशन 1 ले लेंगे इसको। सिमिलरली दूसरा दिया है वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब, ये इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू निकाल लेंगे आप यहाँ से, वाई इज इक्वल टू 2/3, वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल देंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे वाई की, तो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू जेड क्यूब। ये आपके पास रिलेशन आ रहा है, जबकि हमारे पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो थर्ड रिलेशन भी हमारा एग्री नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि तीनों स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 15 में हमें 2 स्टेटमेंट दिए और हमें पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को करने के लिए हम किसी एक एग्जांपल से करेंगे। लेट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए सेट में ले रही हूँ 1 2 3 का, बी सेट ले रहे हैं 1 5 8, ठीक है। देन सी सेट अज्यूम कर रहे हैं 1 और 5, ठीक है। 1 और 8 1 और 5 कुछ भी ले सकते हैं, ये 3 सेट लिए। फर्स्ट कंडीशन हमें बोली है 5 और 8 लेते हैं लास्ट सेट। जब आपके पास बोला है ए यूनियन बी, हम अगर ए यूनियन बी निकालते हैं तो 1 2 3 5 और 8 ये एलिमेंट आ जाएंगे। ए यूनियन सी अगर हम निकालते हैं तो 1 2 3 5 और 8 ये एलिमेंट, मतलब कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या कहा जा रहा है कि बी सेट जो है सी के बराबर होगा हमेशा। तो यहाँ देखिए बी सेट में एलिमेंट है 1 5 8 और सी सेट में एलिमेंट है 8 और 5, ठीक है। तो बी सी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आप चेक करेंगे, उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 आपके पास ए सेट ले लेंगे, बी सेट सिमिलर 1 5 8 रहेगा, देन सी सेट ले लेंगे 1 और 5, ठीक है। देन अब हमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी जो कि 1 है, देन ए इंटरसेक्शन सी जो कि आल्सो 1 है। अब हमें बोला गया था ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगी, तो ए बी एंड सी जो है इक्वल सेट है, तो बी और सी इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। इक्वल सेट होने के लिए ईच एलिमेंट सेम होने चाहिए 2 सेट के। यहाँ पे एलिमेंट 8 दिया है बी सेट में, पर सी में वो एलिमेंट नहीं है, तो ये सेम सेट नहीं है, देयरफॉर नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड आपके पास कंडीशन रहेगी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है हमें जेड फंक्शन दिया गया है, जो कि नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए जेड की वैल्यू दी गई है। देखिए जेड इज इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 गिवन है। फर्स्ट जो 16 क्वेश्चन बोला है हमें ये जो जेड दिया है इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए बोला है, इनमें से ऑप्शन होगा आपके पास। सेकंड जो बोला है 17 क्वेश्चन में वो बोला गया है अगर जो जेड है प्योरली रियल नंबर रहेगा तो आपके पास थीटा की क्या वैल्यू होगी। सिमिलरली 18 क्वेश्चन में भी हमें थीटा की वैल्यू पूछी है अगर जेड जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो इन तीनों क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें इस जेड को
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस तरह से होगा। पहले ये जेड दिया है हमें, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। रैशनलाइज करना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा से जब आप रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें कि ये आपके पास ए की वैल्यू है और ये आपके पास बी की वैल्यू है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब फर्स्ट 16 क्वेश्चन में हमें इसका मॉडुलस बोला था निकालने के लिए। तो मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको आप, तो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर भी आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो आपके पास मॉडुलस आ जाता है 1। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें पूछा था व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ द जेड, तो ये आपके पास ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब जो 17 क्वेश्चन में बोला था हमें थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो उसके लिए कहा गया है कि ये जो जेड आपके पास नंबर आया है ये एक प्योरली रियल नंबर है। अगर प्योरली रियल है दैट मीन्स इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास जो ये नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तभी इसे प्योरली रियल कहा जाएगा। तो अगर ये प्योरली रियल है तो रियल जेड आपके पास अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 होगा, जो कि हमें दिया है 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 0 होगा। ठीक है, अगर आप इसको 0 करेंगे यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो जो आप क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा उसका आपके पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन सिमिलर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला था प्योरली इमेजिनरी है आपके पास जो नंबर है, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट जो कि दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 0 के बराबर होगा। द न्यूमिनेटर कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। अगर कॉस स्क्वायर थीटा 0 के बराबर है दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाय 2। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आपके पास ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है वो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे अप्लाई की जाएगी। देखिए स्टेटमेंट क्या बोलती है, लेट पी बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग ए पी इज ए। एक ए पी है जिसको ए नाम दिया गया है, उसमें बोला है पी जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है हमें, एंड क्यू बी द सम ऑफ नेक्स्ट ए पी है उसका नाम बी दिया गया है, उसमें क्यू जो है सम ऑफ एन टर्म्स हैं। ठीक है, पी एंड क्यू का रेशो हमें गिवन है 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6, ये हमें गिवन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड बी ए पी सीरीज़ का। ठीक है, तो जो गिवन है हमें पी रेशो क्यू विच इज़ इक्वल टू एस एन ऑफ ए पी ए सीरीज़ एंड एस एन ऑफ ए पी बी सीरीज़, दैट इज़ n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 ए पी हैं जिसकी फर्स्ट टर्म मैंने स्मॉल ए ली है फर्स्ट ए पी की, और डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली सेकंड ए के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया है। ठीक है, ये जो रेशो है ये कट जाएगा, और ये हमें दिया था 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, अब हमें रेशो निकालना है उनकी फर्स्ट, दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉमन लेंगे तो ये a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d इज इक्वल टू 5n माइनस 4 अपॉन में आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d इज इक्वल टू 9n प्लस 6। अब देखिए अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो आपके पास a अपॉन a आ जाएगा फर्स्ट टर्म का रेशो। n की वैल्यू 1 पुट करने पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 5 प्लस 4 अपॉन 9 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 9 अपॉन 15 कट आउट करेंगे तो 3 अपॉन 5, लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
सिमिलरली नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर 10th टर्म। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू 9 पुट करनी है। जब आप 9 पुट करेंगे, सॉरी n की वैल्यू 9 नहीं पुट करनी है, n-1/2 की वैल्यू 9 पुट करनी है, विच इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19। सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू 19 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा इसकी 10th टर्म का रेशो। 10th टर्म कैन बी रिटन एज a + 9d अपॉन कैपिटल A + 9d विच इज़ इक्वल टू n की वैल्यू 19 पुट करनी है राइट हैंड साइड में, 5 × 19 + 4 और 9 × 19 + 6 विच इज़ इक्वल टू, जब आप सिंप्लीफाई करोगे रेशो इज़ 33/59। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट हमें बोला गया था अगर स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस लेते हैं ए पी सीरीज़ का एंड कैपिटल डी कॉमन डिफरेंस लेते हैं बी सीरीज़ का, तो ए और बी में क्या रिलेशन रहेगा, सॉरी स्मॉल डी और कैपिटल डी में क्या रिलेशन रहेगा। ऑप्शन हमें कुछ इस तरह से दिए हैं, कैपिटल डी इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल डी, कैपिटल डी इज़ लेस दैन स्मॉल डी, 7d इज़ ग्रेटर दैन 12d और नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्टली जब हमने फर्स्ट टर्म का रेशियो निकाला स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, ये हमारे पास 3/5 आया था। जब आप n की वैल्यू, जब आप सेकंड टर्म का रेशियो निकालोगे तो n की वैल्यू आपको 5 पुट करनी पड़ेगी। तो सेकंड टर्म का जब रेशियो निकालोगे A2 अपॉन कैपिटल A2 सेकंड टर्म के लिए A + d, तो आपके पास आ जाएगा जैसे हमने फर्स्टली पुट किया था 2n-1 इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा आपको। तो ये n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 5 × 3 + 4, 9 × 3 + 6 विच इज़ इक्वल टू 15/19 अपॉन में 33। तो जो ए पी सीरीज़ रहेगी उसकी फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म अगर आप 19 लेते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो आपके पास 16 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी ए पी सीरीज़ लेते हैं उसकी फर्स्ट टर्म जो है 5 है, सेकंड टर्म आप उसकी जो है 33 लेंगे तो आपके पास जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा वो 28 आएगा। ठीक है, तो स्मॉल डी आपके पास 16 आ रहा है और कैपिटल डी आपके पास 28 आ रहा है, हेंस यहाँ से क्या निकल रहा है, जो कैपिटल डी है वो ग्रेटर देन स्मॉल डी रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 22, 23, 24 क्वेश्चन के लिए आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, कंसीडर द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है p + qx raised to 9। फर्स्ट क्वेश्चन हमें 22 पूछा गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट ऑफ x raised to 3 और x raised to 6 आर इक्वल। ठीक है, फर्स्टली कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी इसकी tr + 1 विच इज़ इक्वल टू n इज़ 9 है, 9cr p raised to 9 - r q x raised to r। सिंप्लीफाई करोगे 9cr p raised to 9 - r q raised to r x raised to r। अब देखिए यहाँ से बोला है हमें कोफिशिएंट बोला है x क्यूब का निकालने के लिए, तो r की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। सिमिलरली दूसरा बोला है कोफिशिएंट निकालिए x raised to 6 का, तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल बोले हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा इस क्यूब का कोफिशिएंट, तो 9c3 p raised to 6 q raised to 3 विच इज़ इक्वल टू 9c6 p raised to 3 q raised to 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे 9c3 और 9c6 सेम वैल्यू लेता है, कट आउट हो जाएगा, pq कट आउट हो जाएगा, 3 बचेंगे। सिमिलरली q कट होंगे तो 3 बचेंगे, p raised to 3 इज इक्वल टू q raised to 3 टेकिंग क्यूब रूट p इज इक्वल टू q। तो आपके पास ऑप्शन p की वैल्यू q के बराबर आ जाएगी। हमें पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू p, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, गिवन एक्सपेंशन दिया है, इसकी मिडल टर्म का जो रेशो है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ टोटल 10 टर्म्स होंगी, जो एक्सपेंशन दिया है उसके अकॉर्डिंग टोटल 10 टर्म होगी, तो मिडल में आपके पास मिडल टर्म जो रहेंगी वो आपकी 5th और 6th टर्म रहेंगी, 5th और 6th टर्म मिडल में रहेंगी। इनका रेशो हमें निकालना है, मतलब हमें T5/T6 फाइंड करना है। तो जब आप T5/T6 फाइंड करेंगे तो अभी हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया था 9c4 p raised to 5 q raised to 4 अपॉन 9c5 p raised to 4 q raised to 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा p/q। तो हमें बोला था फिर मिडल टर्म का जो रेशो है वो फाइंड करिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x raised to 4 आर इक्वल। हमें कोफिशिएंट ऑफ x² और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने 23 किया उसी के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ x raised to 2 और x raised to 4 इक्वल करना है, तो हमारे पास इनमें से कौन सी कंडीशन वेरीफाई होंगी। ठीक है, तो जब आप कोफिशिएंट x² का निकालेंगे तो आ जाएगा 9c2 p raised to 5 q raised to 2 रेशो को ली हुई है, और कोफिशिएंट ऑफ x raised to 4 का 9c4 p raised to 5 q raised to 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे विच इज़ इक्वल टू, सॉरी रेशो नहीं दिया है, ये इक्वल दिए हैं, ये इक्वल होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल p raised to 5 q raised to 2 विच इज़ इक्वल टू 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, p raised to 5 यहाँ पे 7 रहेगी p की पावर,
पी रेज़ टू पावर 5 क्यू रेज़ टू पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे, जो कट जाता है वो आप काट लेंगे, तो लेफ्ट जो बचेगा पी रेज़ टू पावर 2 अपॉन क्यू रेज़ टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3। तो कट आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन 2। तो पी स्क्वायर रेशो क्यू स्क्वायर आपके पास 7:2 आ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए हमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। कंसीडर द वर्ड क्वेश्चन, एक वर्ड दिया है क्वेश्चन, उस पर बेस्ड हमें नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड ईच ऑफ 2 वॉवल एंड 2 कॉन्सोनेंट। 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवल हैं, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास जो टोटल लेटर हैं आपके पास वो लिख लेंगे। टोटल लेटर हमारे पास 8 दिए हैं, जिसमें कि वॉवल हमारे पास 4 हैं, कॉन्सोनेंट भी 4 दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें जो रिक्वायर्ड वेज बोले हुए हैं, रिक्वायर्ड वेज उसमें बोला है ओनली 4 लेटर वर्ड अरेंज करिए, जिसमें कि आपके पास 2 वॉवल्स होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है, तो 4 लेटर की अरेंजमेंट करनी है, तो अरेंजमेंट के लिए हम 4 फैक्टोरियल, जितने लेटर हैं उतनी फैक्टोरियल इनटू हर 2 वॉवल होनी चाहिए, और 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट आपके पास फिल होने चाहिए। फिर उनका ऑर्डर भी 2 वॉवल पहले ले लिए, 2 कॉन्सोनेंट बाद में ले लिए, इस ऑर्डर में ज़रूरी नहीं एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट या फिर कुछ भी अरेंजमेंट चलेगी। उसके लिए हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख ली, 4 फैक्टोरियल रहेगी। अब देखिए जितने मेरे पास टोटल वॉवल है उनमें से मुझे ओनली 2 ही पिकअप करने हैं 1 टाइम में। ठीक है, और जितने हमारे पास कॉन्सोनेंट है उसमें से भी मुझे 2 ही लेने हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 864, सिंप्लीफाई कर लेना फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला गया है हाउ मैनी 8 लेटर वर्ड। अब हमें 8 लेटर वर्ड क्वेश्चन लेटर से अरेंज करना है विद और विदाउट मीनिंग। क्या बोला है, सच दैट कॉन्सोनेंट एंड वॉवल ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। अब देखिए अब जो हमें अरेंजमेंट बोली है उसमें बोला है जब आप 8 लेटर की अरेंजमेंट करेंगे उसमें एक वॉवल होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इस तरह से अरेंज करना है आपने। तो पहले मैं इवन प्लेसेस में कॉन्सोनेंट ले लेती हूँ, ऑड प्लेसेस में आपके पास वॉवल ले लेती हूँ। तो आपके पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, देखिए C1 C2 V3 C3 V4 C4। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 आपके पास वॉवल है तो 4 फैक्टोरियल, 4 कॉन्सोनेंट हैं तो 4 फैक्टोरियल। एक अरेंजमेंट अगर मैं जो वॉवल हैं उसको ऑड प्लेस पे ले रही हूँ, कॉन्सोनेंट को इवन प्लेस में ले रही हूँ। नेक्स्ट जो होगा डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगी जिसमें हम कॉन्सोनेंट ऑड प्लेसेस पे लेंगे और वॉवल जो है इवन प्लेसेस पे लेंगे। उस तरह की 2 अरेंजमेंट बनेंगी और इन दोनों अरेंजमेंट का जो सम रहेगा वो आपके पास रहेगा रिक्वायर्ड वेज, जिसमें कि हमें जो वॉवल और कॉन्सोनेंट है वो आपके पास इवन और ऑड प्लेसेस पे आएंगे। तो ये आपके पास 2 इंटू 576 विच इज़ इक्वल टू 1152। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन खुद कर लेना। इस अरेंजमेंट में मैंने पहले वॉवल लिए हैं फिर कॉन्सोनेंट लिए हैं, यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट लिए फिर वॉवल्स लिए। ठीक है, तो दोनों अरेंजमेंट जो रही उनको सम कर देंगे तो रिक्वायर्ड वेज हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, देन लास्ट इसी का क्वेश्चन हमें बोला है हाउ मैनी 8 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको एक साथ रखना है। तो हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो 4 है, वॉवल भी 4 है, टोटल 8 लेटर है। तो यहाँ पे हमें 8 लेटर की अरेंजमेंट करनी है। देखिए किस तरह से होता है, जब आप सेट टुगेदर करते हैं हमें बोला है जो 4 कॉन्सोनेंट है जिसको कि मैंने एक बॉक्स बना दिया। टोटल लेटर मेरे पास ये कॉन्सोनेंट का पूरा टोटल कॉन्सोनेंट का एक अरेंजमेंट कर दी और ये टोटल अरेंजमेंट 5 हो रही है। तो 5 के लिए एक ये हो गया, 4 ये डिफरेंट बॉक्सेस, 5 इंटू अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्सोनेंट ये आपके पास आ जाएगा, जिसमें ऑल कॉन्सोनेंट सेट टुगेदर रहेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 इंटू 120 विच इज़ इक्वल टू 2880। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है डेल्टा बी द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें गिवन है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की एक जनरल मैट्रिक्स दी है ए, उसमें बोला है डेल्टा जो है उसका डिटर्मिनेंट है C11 C12 C13 जो है को फैक्टर्स हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट के। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 A13 इंटू C13। अब देखिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है कभी भी किसी भी रो के जो एलिमेंट हैं और उनके को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम किया जाता है वो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। दैट मीन्स कि ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स रहेगा और जो कि हमें दिया है डेल्टा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A21 C11 प्लस A22 इंटू C12 एंड A23 इंटू C13। अब देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट लिए हैं वो सेकंड रो के हैं, सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर ऐसा होता है तो आपके पास जो ए का डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स होगी अगर आप
को फैक्टर किसी और रो के और एलिमेंट किसी और रो के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आपके पास 0 रहती है। ये ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट आपके पास दिया है एक डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो देखो हमारे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट था वो था A11, A12, A13, A21, A22, A23, सिमिलरली A31, A32, A33। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमें दी थी वो आपके पास डेल्टा दी हुई थी, ठीक है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, देन A31, A32, A33। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड देयर ट्रांसपोज वैल्यू इज सेम, ठीक है। ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट रहता है दोनों सेम वैल्यू रहती है। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है, तो वैल्यू सेम रहेगी। अब देखिए ये जो है इसमें इंटरचेंज किया गया है रोज़ को कॉलम में, फर्स्ट कॉलम को पहले इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम को। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमने पढ़ा है जब भी कभी रो और कॉलम को किन्हीं दो कॉलम या किन्हीं दो रोज़ को इंटरचेंज किया जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्टली डेल्टा दी है, जब आपने इसको चेंज कर दिया है v माइनस डेल्टा आ जाएगी, ठीक है। फिर से अरेंजमेंट करेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। जब आप इंटरचेंज करोगे C2 और C3 को तो ये आपके पास अगेन माइनस टाइम हो जाएगी। तो आपके पास देखिए क्या रहेगी, A22, A23, A31, A32, A33, A11, A12, A13। इसकी वैल्यू माइनस टाइम ऑफ माइनस डेल्टा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। और इसी का हमने वैल्यू पूछी थी जो कि ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो फर्स्टली हमने क्या लिया, ये एक ए डिटर्मिनेंट दिया था, इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि सेम रहता है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है C1 और C2 को। C1 और C2 को जब आप इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू पहले थी इंटरचेंज होने के बाद वो वैल्यू अपोजिट साइन के साथ आएगी, मतलब ये डेल्टा थी तो ये माइनस डेल्टा आ जाएगी। अगेन हमने जो इस मैट्रिक्स में C2 और C3 को इंटरचेंज किया, अगेन इंटरचेंज किया है तो जो वैल्यू पहले थी उसका अपोजिट साइन हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ माइनस डेल्टा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा। और इसकी वैल्यू हमें पूछी गई थी तो ये आपके पास ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।